एंजाइटी डिसऑर्डर यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को लगातार चिंता और भय महसूस होता है। इसमें जो शारीरिक लक्षण है तो जैसे चक्कर का आना, तो इसमें तनाव वाले जितने भी पेशेंट हैं उनको महसूस होता है कि जैसे भीतर से घुमाव पैदा हो रहा है और इसमें बाहर की चीज़ों में घूमने की स्थिति नहीं पैदा होती है। रोगी को महसूस होता है कि जैसे स्वयं के भीतर घुमाव या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है और इसी तनाव की वजह से अनिद्रा की भी समस्या होने लगता है और पाचन की भी समस्या तनाव की वजह से पैदा हो जाता है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा वायु विकार की समस्या हो जाती है और यह करीब करीब जैसे गैस संबंधी जो दवा ले रहे हैं और उसे लेने के बाद 2-4 घंटे आराम रहेगा और उसके बाद जैसे ही 2-4 घंटे के बाद पुनः पेट फूलेगा और तेजी से गैस बनता है। तो यह भी एक प्रमुख लक्षण है। और जब आप बराबर दवा लेने लगते हैं, पहले तो होता है कि 2 दिन में 3 दिन में एक बार, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि डेली प्रतिदिन यह समस्या, वायु वाली समस्या दिन पर दिन बहुत ही तेज रूप ले लेता है और जब बराबर आप दवा लेंगे तो उसकी वजह से एक लंबे समय के बाद एसिडिटी भी इसमें बहुत तेजी से बनने लगता है। तो ऐसे लोगों में गैस और हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा होने लगता है और पेट बराबर डिस्टर्ब रहता है। पाचन संबंधियां हमेशा बिगड़ा हुआ होता है। अब चलिए बात करते हैं कि जब तनाव जैसे जैसे पुराना होगा तो मांसपेशियों में भी असर दिखाना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है कि जैसे ऐंठन और मांसपेशियों में तनाव, यह सब समस्या बनने लगता है और यह करीब करीब ऐसा होता है कि जैसे जैसे यह दिन ढलता है तो यह अपने उठान पर होता है, दर्द की समस्या बढ़ने लगती है या तनाव की समस्या। और इसमें दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत माइनर और बराबर बनने लगता है और थोड़ा सा भी काम करने पर थकान या कोई काम न भी हो तो भी थकान जैसा बने रहना। और थकान इसलिए बनता है कि जब तनाव जैसे जैसे पुराना होगा तो ऐसे लोगों में नाड़ी दुर्बलता की समस्या पकड़ लेती है, तो जिसकी वजह से शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा की काफी कमी हो जाती है और थकान जैसा बराबर बनने लगता है। कांपना, कुछ मामलों में जैसे तनाव अपना रूप लेगा तो कभी कभी पेशेंट को बहुत ज्यादा शरीर में अनायास ही कंपन शुरू हो जाता है और कोई काम हो या न हो तब पर भी पसीना स्वतः ही निकलने लगता है। तो यह भी एक प्रमुख लक्षण है कि बेवजह पसीना होना। और जब तनाव जैसे जैसे पुराना होने लगता है तो वह सांस पर भी असर दिखाने लगता है। तो ऐसे लोग जब तक घर पर रहते हैं तो सामान्य स्थिति में रहेंगे, जैसे ही भीड़ भाड़ में पहुंचे या घर से बाहर होते हैं तो कभी कभी उन्हें अपने सांसों पर हल्का वजन महसूस होने लगता है। उन्हें महसूस होता है कि उनके सांसों में कुछ भारीपन महसूस हो रहा है या लेने में कुछ दिक्कत या रुकावट जैसा लग रहा है। तो ये सांस का रोग ही नहीं है, इस तनाव की वजह से जो नाड़ी दुर्बलता हो जाता है उसकी वजह से यह समस्या पैदा हो जाता है। तो जैसे ही ऐसे लोग बाहर निकलेंगे और जहां थोड़ा बहुत असहजता महसूस किए तुरंत यह समस्या शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वहां से तुरंत भागने की कोशिश करते हैं और जितना ज्यादा वे खुद को अपने को बचाते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये बार बार मन में स्थित हो जाता है कि जहां जहां पर तनाव तेज होता है तो वो
कोई कोशिश करते हैं कि ऐसे स्थान पर हमको न जाना पड़े, और जितना अब अधिक वो अपने को बचाएंगे उतना अधिक यह तनाव की समस्या बढ़ेगा। और जो यह दिक्कतें हैं, यह दिक्कत जैसे ही भीड़ भाड़ में जाएंगे पुनः फिर चालू हो जाएगा। तो ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि उनको न जाना पड़े, और इसी वजह से यह समस्या और भी बढ़ जाता है। कभी कभी घर पर उनका धड़कन अस्थायी रहता है, लेकिन जैसे ही कोई दुख की बातें या कोई नकारात्मक विचार या अकेले कहीं जाना हुआ, तो अचानक उनका धड़कन बेवजह बढ़ जाता है, तो उनका नाड़ी तेज चलने लगता है, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा असहजता महसूस होने लगता है, और वे लोग कोशिश करते हैं कि मुझे घर से कहीं जाना ना पड़े। और सबसे बड़ी कमी इसमें क्या होता है कि तनाव वाले लोग हमेशा अकेले नहीं जाना चाहते हैं, वह किसी न किसी को साथ लेकर जाना चाहते हैं, और यही साथ उनकी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही वह अकेले कहीं जाना हुआ तो ये सारी दिक्कतें स्वतः पैदा हो जाएगी। अब पैदा इसलिए होती है क्योंकि ऑटोमेटिकली चिंता, तनाव, भय बढ़ जाता है। वे अपने आप को सेफ नहीं मानते हैं, इसलिए किसी न किसी को साथ ले जाना उन्हें ज्यादा पसंद होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो उस स्थान पर, अगर मान लीजिए आपको घुमाव ज्यादा तेज हो रहा है, आपको असहजता ज्यादा देर महसूस हो रहा है, तो कुछ देर के लिए आप चले भी आए, लेकिन ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल ना निकले। आप अगर दोबारा पुनः उस स्थान पर थोड़ी देर के बाद जाएंगे तो पहले जैसी स्थिति रहती है उस तरह का स्थिति आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे आपको अंदर स्वतः महसूस होने लगेगा कि पहले की अपेक्षा इस बार असहजता या तनाव या भय कम हुआ, कम लग रहा है। लेकिन जब आप बिल्कुल नहीं जाएंगे तो समस्या और भी जटिल होता जाएगा। तो कोशिश करें कि बहुत ज्यादा बचने की कोशिश ना करें। अब इसमें होता क्या है कि कुछ मानसिक और भावनात्मक लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लोगों में बराबर शरीर के प्रति नेगेटिव भाव हमेशा चलता ही रहता है, उसी विचार में ही कल्पना करते रहते हैं, और इस विचार को रोकने में असमर्थ हो जाते हैं, और स्वभाव से चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में संयम खो देना, यह सब लक्षण भी प्रकट होने लगता है। और ऐसे लोग हमेशा रोग का ही संदेह करते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे कि मुझे कोई विशेष दिक्कत हुआ है जो कि पकड़ में नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में ज्यादातर सारे रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं, लगभग 99% रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं। लेकिन जो इसके पेशेंट हैं उन्हें लगता है कि समस्या पकड़ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए वो सोचते हैं कि संदेह करते हैं कि हो सकता है हमको कोई ऐसा रोग हुआ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे विचारों से दूर रहिए, बिल्कुल आप संदेह ना करिए, पहला चीज। और ऐसे लोगों में एक, जब जैसे जैसे तनाव पुराना होता है तो बहुत ज्यादा कल्पना भी करने लगते हैं। वो कल्पना अपने शरीर के रोग के प्रति होता है। वो सोचते हैं कि भविष्य में हमको कहीं यह रोग न हो जाए, और ऐसा इसलिए होता है कि बार बार उसी ही कल्पना में
वो ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सुन लिए कि दोस्त का या अपने परिवार में या अन्य किसी को कि ऐसी ऐसी दिक्कत हुआ था, तो वो सोचते उसी अपने ही बॉडी में जो सिम्टम होता है उसी से वो विचार करने लगते हैं कि ऐसा हमको भी हुआ था, तो कहीं यह समस्या हमको भी तो नहीं है, कल हमको भी कुछ ना हो जाए। तो ऐसी कल्पना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रोग की कल्पना करेंगे उतना ज़्यादा ही तनाव, भय, चिंता और भी जटिल होता जाएगा। तो यह सब भी भावनात्मक विकार हैं जो दिखाई पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इसके कई प्रकार होते हैं। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है कि हर छोटी छोटी बातों में लेकर लगातार अत्यधिक चिंता करना और जो कि नियंत्रण से बाहर लगने लगता है। पैनिक डिसऑर्डर, इसमें अचानक तीव्र घबराहट के दौरे पड़ते हैं, जिसमें दिल की धड़कन का बढ़ जाना, तेज हो जाना, कुछ मामलों में सांस का फूलना, अधिक पसीना आना, ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, सामाजिक चिंता विकार, इसमें क्या होता है कि सामाजिक या सार्वजनिक जगहों पर जाने से भय लगना, क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरों द्वारा आलोचना किए जाने पर या शर्मिंदा होने पर बहुत ज्यादा डर सताता है। तो ठीक इसे ही समझ लीजिए कि वे बहुत ज्यादा अकेले रहना चाहते हैं, वो इस समाज में कम से कम रहना चाहते हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब ये ऐसे बीच के माहौल में लोगों के बीच में जाते हैं तो इनकी जो असहजता है, जो ये सब लक्षण है, ये स्वतः ही पैदा होने लगता है। तो ये सोचते हैं कि जाने की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए वे बचने की कोशिश करते हैं, और जितना ज्यादा वो बचते हैं उतना ज्यादा यह समस्या और भी जटिल हो जाता है। तो ये हुआ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें क्या आता है कि घर या अपने करीब को लोगों के से अलग होने पर अत्यधिक डर या चिंता महसूस करना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मन में बार बार आने वाले अनचाहे विचार और उन्हें शांत करने के लिए बार बार किए जाने वाले काम। तो इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि मन में बराबर नकारात्मक विचार या यही सब चिंता, तनाव, ये सब बराबर उठने लगता है, बराबर निगेटिव भाव उठने लगता है, और उसे शांत करने के लिए बार बार वो कोशिश करते हैं। अब चलिए बात करते हैं ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। किसी दर्दनाक घटना के बाद होने वाला चिंता। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घट गई तो बार बार उसी घटना को वे महसूस करने लगते हैं, और बहुत ज्यादा यही सब समस्याएं वह पैदा होने लगती है। अब बात करते हैं कि ऐसी समस्याओं में आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इसे बचने की कोशिश से ये कभी नहीं सही होगा। आप जितना
अपने को बचाएंगे और आप बाहर नहीं निकलेंगे, उतना ही यह जटिल होता जाएगा। तो इसे साइकियाट्रिस्ट के पास अपना ट्रीटमेंट ले, और यह पूरी तरह से ठीक होने वाली समस्या है, यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और खुद से दवा लेने की भूल ना करें, और जितना आप देर करेंगे, जितना आप बचने की कोशिश करेंगे कि कहीं जाना ना पड़े या स्वतः ही ठीक हो जाएगा, तो बाद में यही सब दिक्कत के वजह से आगे चलकर फोबिया का रूप ले लेता है, जो कि और भी जटिल हो जाता है, और इसमें ये सब सारी समस्याएं और भी बृहद रूप लेता है। तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा इसका ट्रीटमेंट ले, यह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और इसमें एक बात का और भी ध्यान देना होगा कि कुछ मामलों में जब दवा चलने लगता है तो तनाव वाले जो भी पेशेंट हैं वे दवा के इतने आदी हो जाते हैं कि वे कहीं अगर बाहर जाना हुआ तो वे दवा को साथ लेकर चलते हैं कि कहीं रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, दवा को लेना ठीक है, आराम करिए, लीजिए, लेकिन बिल्कुल माइंड में यह ख्याल नहीं रखना चाहिए कि दवा लेकर चले नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर ये भावना आपका जैसे जैसे प्रबल होता जाएगा और कदाचित अगर आप दवा नहीं है तो यही सब घबराहट अचानक तेज होने लग जाता है। तो ये सोचते हैं कि दवा अगर नहीं रहेगा तो कुछ बुरा हो सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। बस वे अपने मन से जो ये भावना मान लिए हैं कि दवा रहेगा तभी हम बाहर निकलेंगे, दवा के साथ ही निकलेंगे, दवा नहीं रहेगा तो अब बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा करेंगे तो करीब करीब ऐसी स्थिति आ जाती है कि हो सकता है कि आपको बहुत लंबा टाइम तक दवा लेना पड़े, और जितना इसमें लंबा टाइम तक दवा चलता है उतना ज़्यादा नाड़ी दुर्बलता की समस्या और बढ़ भी सकती है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जितने भी नार्कोटिक इस संबंधित के जो भी दवा होता है वह नाड़ी पर असर करता है। ज़्यादा दिन लेने से आपकी स्फूर्ति, आपकी ऊर्जा, आपकी नाड़ी दुर्बलता, यह सब समस्या दिखाई देने लगता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दवा न लेने पड़े, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज कि अपनी डाइट को बेहतर रखें। तो इसमें करना क्या है कि ऐसे लोगों को सुबह के वक्त जितने भी जैसे कि बादी चीज जैसे चाय, कॉफी, अन्य चिकना चीज, ये सब नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे लोगों में ऑलरेडी पाचन की समस्या बराबर बना हुआ रहता है। तो चाय, चीनी, ये सब लेने से, अच्छा, सुबह लेने से तुरंत यह समस्या बढ़ जाती है, वायु विकार की समस्या, पित्त की समस्या बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि इसे न ले। तो इसमें करें क्या कि कोई फल ले सुबह के वक्त, उसके आधे घंटे के बाद आधी कटोरी आप कच्चा मूंग, तो उसमें चना का मात्रा थोड़ा कम हो, और थोड़ा बहुत आप मूंगफली, इसे भिगो लीजिए। तो इसे आप या तो सलाद के साथ लीजिए या तो गुड़ के साथ लीजिए। जो शुगर के पेशेंट हैं वो तो गुड़ के साथ ना लें, और इसे नियमित लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नाड़ी दुर्बलता दूर होगा, क्योंकि जब तक ये नाड़ी दुर्बलता दूर नहीं होगा तब तक आपको ये सब समस्याएं पैदा होता रहेगा। और उसके 1 घंटे के बाद आप जब भी भोजन लेने का मन करे तो कोशिश करें अपने डाइट में दलिया भी शामिल करिए, जौ का दलिया। यदि या तो खिचड़ी, हल्का भोजन लीजिए, तो जो भी उपलब्ध हो उसे लीजिए, और खिचड़ी अगर लेना है तो मूंग का लीजिए। तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार तो जरूर लीजिए। और भोजन जितना भूख लगे उससे थोड़ा कम लेना है, बहुत ज्यादा
पेट भर कर भोजन नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा भोजन लेने पर, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी आप हल्का से भी हल्का खाना लेंगे तब पर भी गैस और पित्त समस्या बनने लगता है, बेवजह बनने लगता है। आप खाए या ना खाए इससे कोई फर्क नहीं है, आप हल्का से हल्का भोजन लेंगे तब पर भी बनेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जब हल्का भोजन रहेगा तो उतना ज़्यादा वायु विकार की समस्या आपको परेशान नहीं करेगा। और मान लीजिए आप दलिया नहीं ले रहे हैं, तो रोटी ले रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी लीजिए और अपने डाइट में मूंग का दाल जरूर शामिल करिए। और शाम के बीच वक्त 4 से 6 के बीच में आप कोई जैसे कि नारियल पानी या फलों का जूस जो भी उपलब्ध हो उसे आप लीजिए। लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट हैं अपने डॉक्टर के अनुसार ही अपना डाइट लें, उन्हें फलों का जूस नहीं लेना है। और रात का भोजन 8 से पहले कर लेना है। और रात में आप कोशिश करें कि हरी सब्जियों का सेवन करिए और बहुत ज़्यादा भोजन हल्का लेना है। जैसे आपको 3 रोटी का मन है तो 2 ही रोटी लें और उसके बाद आधे घंटे टहलिए, वॉक करिए और तब आप दूध लीजिए। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, क्योंकि गर्म दूध लेने से एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ऑलरेडी पहले से ही पाचन समस्या थोड़ा हीट हो जाता है। तनाव वाले पेशेंट का जो यह पाचन है वह थोड़ा हीट होता है, तो इसकी वजह से अगर ज़्यादा आप गर्म दूध लेंगे तो गैस और पित्त की समस्या बन सकती है। इसलिए हल्का कुनकुना लें, उसके बाद तब आप आराम करिए। और इसके साथ साथ परहेज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज में आप चाय, कॉफी, चिकना, मसाला, बहुत ज़्यादा चीनी, इन सब चीज़ों से परहेज करना है। और जितने भी फैटी फूड हैं इनसे भी परहेज करें। तंबाकू, शराब, स्मोकिंग, इन सब चीज से परहेज करना है, क्योंकि आप परहेज नहीं करेंगे तो यह ठीक होने वाले नहीं है। क्योंकि इसमें जरा सा भी अंतर हुआ कि ऐसे लोगों में होता क्या है कि अगर वो सादा भोजन भी ले रहे हैं तब पर भी दिक्कतें बनी होती है रहती है। और जरा सा भी अपने डाइट में जो नहीं लेना चाहिए अगर उसे ले लेंगे तो यह तुरंत अपना रूप लेगा। और जैसे ही अपना रूप लेता है ये सारी दिक्कतें, चक्कर, अनिद्रा, सांस लेना, ये सब असहजता तुरंत महसूस होने लगेगा। तो परहेज इसमें बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद योग, तो योग करना बेहद इंपॉर्टेंट है। वैसे तो योग सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन तनाव वाले तो योग जरूर करें। उसमें करना क्या है कि कम से कम 15 से 20 मिनट का ध्यान खाली पेट जरूर करें। उसके बाद अनुलोम विलोम करें, ब्रीथ सांस वाला एक्सरसाइज, इसे आपको करना है। और अगर आप कर सकते हैं तो एक टाइम सूर्य नमस्कार और शाम के टाइम 1 से 2 राउंड चंद्र नमस्कार। तो इसे करने से नाड़ी संतुलन में आता है, आपके शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा और ताकत बढ़ता है। और जो भी आसन आपको सहज लगे उसे आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा व्यायाम यह नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि ऐसे लोग जो तनाव के पेशेंट हैं, जो लंबे समय से तनाव में जी रहे हैं, अगर वे ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो उनका सर में घुमाव स्वतः ही पैदा हो जाएगा, जो कि बराबर काफी देर तक रह सकता है और पाचन की समस्या और भी बिगड़ सकता है। पसीना बहुत ज्यादा होने लग सकता है, धड़कन बढ़ सकता है, सांस तेज हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इस पे हार्ड एक्सरसाइज करना ही नहीं है, क्योंकि हार्ड एक्सरसाइज जैसे ही आप करेंगे आपका पेट और भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस बात का
इसमें विशेष ध्यान देना होगा। और कुछ बातों का आप बिल्कुल ख्याल रखें कि बहुत ज्यादा जो भी तनाव में जीते हैं वे हर बार जो भी मिलते हैं, चाहे अपने मित्र हों, चाहे बाहर निकले, कोई अगर मुलाकात भी हुआ तो अपने रोग की ही चर्चा शुरू कर देते हैं। तो जितना ज्यादा आप रोग की चर्चा करेंगे उतना ज्यादा आपके मन में यह भाव चलता ही रहेगा, निगेटिव विचारधारा और भी बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करना है। दूसरा चीज कि यदि चाहे घर पे चाहे बाहर किसी का दुखद घटना अगर सुन लिए कि उनको फला बीमारी हुआ है, तो ये संदेह करने लगते हैं कि कहीं हमको भी यही सिम्टम एक बार हुआ था, तो हो सकता है कि यही रोग हमको न हुआ हो। तो बिल्कुल संदेह नहीं करना है। तो संदेह आप जितना करेंगे उतना ज्यादा दिक्कतें बढ़ेगा। तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है, संदेह नहीं करना है। और ऐसे लोग जब संदेह ज्यादा करते हैं तो जब भी वे अकेले बिस्तर पर होते हैं तो वही रोगों की ही कल्पना करते हैं। तो बहुत ज्यादा कल्पना नहीं करना है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। और यह सब कैसे ठीक होगा? जब आप पहला स्टेप रोग की चर्चा करना धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर देंगे, तो और चीजें संदेह कल्पना धीरे धीरे आपका स्वतः ही कम हो जाएगा। तो पहला चीज आप यही करिए कि रोग की बराबर आप चर्चा ना करें। और इसमें एक बात का और ध्यान देना होगा कि बहुत ज्यादा अकेले रहने की कोशिश ना करें। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए वे बाहर निकल रहे हैं, उन्हें असहजता महसूस हो रहा है तो वे बाहर निकलना बंद कर देते हैं, या कोई काम कर रहे हैं तो वे काम पर जाना धीरे धीरे कम करने लगते हैं। और जैसे जैसे आप बचने की कोशिश करेंगे और जितना ज्यादा आप बचने की कोशिश करेंगे, समस्या उतना ही जटिल होता जाएगा। और तब ऐसा भी हो सकता है कि यह कई रूपों में आपको दिखाई देगा। हो सकता है कि मान लीजिए कि आप कभी अकेले कहीं जाना हुआ, पहले तो मान लीजिए कि आपको भीड़ भाड़ में दिक्कत हो रही है, और जैसे जैसे आप बचने की कोशिश करेंगे और मान लीजिए आपको कहीं अकेले जाना हुआ, तो आप देखेंगे कि दिक्कत और भी बढ़ रहा है। तो वह दूसरा रूप लेता चले जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपने को बचाएंगे वैसे वैसे आपका तनाव बृहद होगा और कई रूपों में बदलने लगेगा। तो इसमें आपको बचाना नहीं है। अगर आपको हो भी रहा है दिक्कत, असहजता, तब पर भी आप बिल्कुल जाएं। और जब देखिए कि थोड़ा बहुत अगर लग रहा है तो कोशिश करें उस वक्त आप थोड़ा, अगर काम वाम कर रहे हैं या ऑफिस में हैं या भीड़ भाड़ में है, तो थोड़ा सा उससे बगल होकर वहां से भागिए मत, अपना टहलिए घूमिए, रहने की कोशिश करिए। और एक आध गिलास ठंडा पानी पीजिए, तो इससे आपको थोड़ा राहत मिलेगा। और जब आप बिल्कुल अपने को बचाते चले जाएंगे तो आप दवा चाहे जितना करें, तबीयत ठीक होने वाला नहीं है। तो आपको बाहर निकलना है, अपना काम करना है, अपना आपका डेली का जो रूटीन है उसे इस तनाव की वजह से उसे ब्रेक ना करिए। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपका दवा भी अच्छे से काम करेगा।